बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं तहमीना वकील और आज हम एफएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का 8th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ अबाउट द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर एंड द प्लाज्मा स्टेट। दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ थर्ड चैप्टर। ये आपका थर्ड चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन। लास्ट लेक्चर में हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी डिस्कस की थी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग एक पोस्टुलेट था, द लास्ट पोस्टुलेट, दैट इज़ द temperatures or kinetic energy, they are interrelated with each other. That is the average translational kinetic energy of gases, it is directly proportional to temperature. कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज़ करती जाएगी। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि किस तरह से काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर, दैट इज़ द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं और कैसे अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज़ करती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये आपके पास है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस मूव रैंडमली। गैसेस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं और वो मूव करते हुए ना सिर्फ आपस में टकराते हैं बट दे ऑल्सो कोलाइड विद द वॉल ऑफ द वेसल एंड चेंज देयर डायरेक्शन एंड देयर कोलिजन बिटवीन देम दे आर परफेक्टली इलास्टिक। और ये तब प्रेशर एग्जर्ट करते हैं व्हेन दे कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो ये मेन पोस्टुलेट था। ये मेन 3-4 पोस्टुलेट को यहाँ 2-3 लाइंस में एक्सप्लेन किया गया है कि गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। जब वो रैंडमली मूव कर रहे हैं तो वो आपस में भी स्ट्राइक कर रहे हैं। दे ऑल्सो कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर एंड चेंज देयर डायरेक्शन। कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक एंड द प्रेशर इज एक्सर्टेड व्हेन दे कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। तो इसके रिलेटेड हमारे पास जो प्रेशर आता है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन से एक्सप्लेन किया गया था, जो कि है PV इज इक्वल्स टू 1/3 mnc² बार, वेयर P इज़ द प्रेशर, V इज़ द वॉल्यूम, m is the mass of the gas, n is the number of molecules and c² bar it is the mean square velocity। यहाँ पे आपके पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है एक गैस मॉलिक्यूल की, वो किस वजह से है? ड्यू टू इट्स मोशन। अगर कोई मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो उस केस में वो मूव करेगा विद सम वेलोसिटी, और गैसेस की वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं c² बार से। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है इट विल बी इक्वल्स टू हाफ mc² बार। तो ये जो एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट आएगी वो क्या कहलाएगी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज इट अराइजेज ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है? ये गैस मॉलिक्यूल है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट की वजह से जो उसकी वेलोसिटी है वो उसकी ट्रांसलेशनल मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे जो हम काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर देखेंगे वो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन का देखेंगे। जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ना सिर्फ वो ट्रांसलेटरली मूव करते हैं बल्कि वो वाइब्रेट भी करते हैं और रोटेट भी करते हैं, मतलब हर तरह की मूवमेंट होती है। बट हेयर वी विल ओनली कंसिडर दैट ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आर रिलेटेड। अब देखिए हमारे पास PV किस चीज़ के इक्वल है? PV इट इज़ इक्वल्स टू 1/3 mnc² बार। अगर इस इक्वेशन को हम 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 2 से ही मल्टीप्लाई किया है और 2 से ही डिवाइड किया है, तो इस तरह इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब इस 2 को अंदर 2 को अंदर ले जाए और 3 को बाहर ले आए, ये देखें तो आपके पास ये हाफ mc² ये इक्वेशन आ जाएगी। n को बाहर ले आए तो ये जो mc² हाफ mc² वो किस चीज़ के इक्वल है? इट इज़ इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा? इट इज़ इक्वल्स टू 2/3 NEK विच इज़ द काइनेटिक एनर्जी। अब अगर यहाँ पे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ये कंसीडर करें कि ये 1 मोल क्वांटिटी के लिए है, तो 1 मोल ऑफ द गैस N इज़ इक्वल्स टू NA, दैट इज़
एवोगैड्रोस नंबर। तो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी, ऊपर वाली इक्वेशन ये बन जाएगी इस तरह से, दैट इज़ पी वी इज़ इक्वल्स टू 2/3 NaEK। अब आ चुके 1 मोल ऑफ द गैस है, तो जनरल गैस इक्वेशन कैसे बनेगी, पी वी इज़ इक्वल्स टू RT। एक आपके पास पी वी का ये एक्सप्रेशन है, पी वी इज़ इक्वल्स टू 2/3 NaEK। अगर ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं इस फॉर्म में, दैट इज़ 2/3 NaEK इज़ इक्वल्स टू RT। अब यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को EK की फॉर्म में लिखें तो EK इज़ इक्वल्स टू 3R/2NaT। इस इक्वेशन में जो ये आपके पास दरमियान का फैक्टर है 3R/2Na, ये कांस्टेंट है, बिकॉज R इज़ अ जनरल गैस कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज़ 0.0821, और Na इट इज़ एवोगैड्रोस नंबर एंड इट्स वैल्यू इज़ 6.02 × 10⁻23। तो ये जो पूरे का पूरा फैक्टर है ये कांस्टेंट आ जाता है, एंड दिस कांस्टेंट इज़ कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अगर इसको हम कांस्टेंट कर लें तो यहाँ पे आपके पास EK किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, टेम्परेचर के। तो ये आपके पास काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर है। सो दिस इक्वेशन गिव अ न्यू डेफिनेशन of the temperature according to which the Kelvin temperature of the gas is directly proportional to its average translational kinetic energy of the molecule। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो उसकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, वो इंटेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन को शो कर रहा है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ही जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा इंटेंसिटी से मूव करेंगे। तो जब हीट फ्लो करती है, व्हेन हीट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, तो मॉलिक्यूल जो हॉटर बॉडी पार्ट में होते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे एक रॉड लें, इसको हम गर्म करना शुरू कर दें, तो क्या होगा कि जो यहाँ के मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज़ मूव करेंगे, वो अपनी मोशन को आगे ट्रांसफ़र करेंगे, और ड्यू टू द ट्रांसफरिंग ऑफ मोशन द हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर टू द कोल्डर पार्ट। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, फ्लो ऑफ हीट कंटिन्यूस करेंगे until the average translational energy of all the molecules will become equal, and this energy equalizes the temperature of both sides। ठीक है, अब ये तो थी गैसेस की बात। अगर हम लिक्विड्स में भी देखें तो इस केस में नॉर्मली जो टेम्परेचर है वो किस चीज़ का मैयर है, इट इज़ द मैयर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। क्यों, क्योंकि गैसेस में भी और लिक्विड्स में भी मॉलिक्यूल्स दे कैन फ्लो, दे कैन मूव, तो जो टेम्परेचर इंक्रीज़ है वो एक्चुअली ट्रांसलेशनल एनर्जी से रिलेटेड है। बट इन केस ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड में चूँकि मॉलिक्यूल सिर्फ वाइब्रेट कर रही हैं, दे कैन नॉट मूव फ्रीली, सो इट इज़ द मैयर ऑफ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत करीब करीब होते हैं एंड दे ओनली मूव टू एंड फ्रो अराउंड इट्स ओन एक्सिस, तो इसलिए सिर्फ वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। तो उस केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इंक्रीज इन टेम्परेचर इज़ द मैयर ऑफ इट्स वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। Keeping in view this kinetic interpretation of temperature, we have a way of looking at absolute zero of the temperature। इसके अकॉर्डिंग हम एब्सोलूट ज़ीरो को डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो क्या है, इट इज़ दैट टेम्परेचर एट विच द मॉलिक्यूलर मोशन सीज्ड। मतलब जब चूँकि टेम्परेचर ही ज़ीरो हो गया तो मोशन भी या एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो भी ज़ीरो हो जाएगी। बट एनी हाउ द ज़ीरो इज़ अनअटेनेबल। एनी हाउ current attempts have results in the temperature as low as 10⁻⁻5 Kelvin, लेकिन वो जो टेम्परेचर अचीवमेंट है वो एक ख़ास स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस में आती है, वो आम रूटीन में नहीं आती। इसलिए नॉर्मली अगर हम देखें तो एब्सोलूट ज़ीरो नॉर्मली अनअटेनेबल होता है, और ये वो टेम्परेचर है जिसमें एनर्जी ऑफ द सिस्टम इट विल बिकम ज़ीरो एंड द मोलेकुलर मोशन इट विल सीज्ड। क्लियर। तो ये आपके पास था काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, जो कि काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी का ही एक्सटेंशन थी। उसके बाद के जो 2-3 टॉपिक्स हैं वो आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं हैं, दैट इज़ द लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस एंड द नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैसेस एंड द वन डर वाल इक्वेशन। ये तमाम के तमाम टॉपिक्स आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं हैं।
जो टॉपिक लास्ट आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है इस चैप्टर का, वो है प्लाज्मा स्टेट, दैट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। हमने अब तक जितना भी पढ़ा है छोटी क्लासेस से 9th-10th में आपने पढ़ा होगा, देर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट नो, देर इज़ अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मा। ये नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करती, इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए एक ख़ास टेम्परेचर रेंज और एक ख़ास किस्म का इन्वायरमेंट चाहिए होता है जो आम हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर पे अवेलेबल नहीं है, बट इट कैन बी अटेन्ड इन डिफरेंट स्टार्स और डिफरेंट सन्स, जैसे सन वगैरह में भी। ठीक है, तो प्लाज्मा, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्लाज्मा है क्या, कि व्हाट इज़ प्लाज्मा, इट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो ये है क्या? It is the fourth state of matter, the other three being solid, liquid and gas. Plasma was first identified the English scientist William Crookes in 1879. इसके अलावा जो हमारी यूनिवर्स है, अगर ज़मीन को हम छोड़ दें, क्योंकि ज़मीन तो बहुत छोटी सी है, अर्थ इज़ द वेरी टाइनी पार्टिकल, जब हम पूरी यूनिवर्स को देखते हैं तो अर्थ उसके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर हम एस्टिमेटेड करें तो जो यूनिवर्स है, मोर देन 90% ऑफ द विजिबल यूनिवर्स ये प्लाज्मा से मिलके बनी होती है, प्लाज्मा विच इज़ द फोर्थ स्टेट। लेकिन अर्थ पे अगर हम देखें तो अर्थ पे नेचुरल अकरिंग प्लाज्मा तकरीबन ना होने के बराबर है, नहीं होता, क्योंकि उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। बट देयर आर मैन मेड एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन जो नेचुरल प्लाज्मा है वो ज़मीन के ऊपर नहीं है। Inventors have used plasma to conduct electricity in neon signs and in fluorescent bulbs. जो फ्लोरेसेंट बल्ब, रोशनी वाली ट्यूब्स होती हैं, बल्ब्स होती हैं, ये एलईडी बल्ब्स वगैरह हो गए, और ये इनमें प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है। साइंटिस्ट हैव कंस्ट्रक्टेड special chambers to experiment with plasma in laboratories. It occur only in lightning discharge and in artificial devices like fluorescent lights, neon signs, and it is everywhere in our space environment. हमारी स्पेस इन्वायरमेंट में है, लेकिन अगेन वही बात कह रही हूँ कि ज़मीन के ऊपर अगर आप कहीं पे देखना चाहें कि कहाँ प्लाज्मा मौजूद है तो हमें नेचुरली नहीं मिलेगा, वो बहुत ही रेयर होगा। वोल्केनिक एरप्शंस के केस में नज़र आ सकता है, और वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, बट इट इज़ नॉट विजिबल इन द अर्थ अराउंड अस। लेकिन अगर हम अपनी यूनिवर्स की बात करते हैं तो यूनिवर्स उसमें ये मौजूद है। ठीक है, तो ये था व्हाट इज़ प्लाज्मा। अब हम देखेंगे हाउ इज़ प्लाज्मा फॉर्म्ड, प्लाज्मा बनता कैसे है। ठीक है, प्लाज्मा बनने का जो है ये एक प्रोसेस यहाँ पे गिवन है, देखिए इस डायग्राम में। सबसे पहले क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक फॉर्म में है। जैसे अगर हाइड्रोजन की ही एग्जांपल लेते हैं तो एट रूम टेम्परेचर इट इज़ एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होता है। तो जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो क्या होता है, द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इट ब्रेक्स, वो ब्रेक कर जाता है, एंड दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन्स। उसका बॉन्ड ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया, और 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स वेरी हाई टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे जाके उसके दरमियान का बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, एंड दे विल एग्जिस्ट एज एटॉमिक हाइड्रोजन। अब मज़ीद टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, जब हम उससे भी ज़्यादा हीट सप्लाई करते हैं तो जो एटम या मॉलिक्यूल्स हैं उस कंडीशन में देयर इलेक्ट्रॉन्स में गेन इनफ एनर्जी टू एस्केप इट्स एटम, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, एस्केप कर जाएंगे, एंड यू विल गेट एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिटिव चार्ज। अभी देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये आपके पास ये जो है वो डिफरेंट पॉजिटिव चार्जेस हैं, और इसी तरह से आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है।
तो जब ये आयनाइज्ड होगा तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो वो अलग अलग हो जाएंगे, तो एटम जो है इट गेट आयनाइज्ड। तो जब हमने उसको बहुत ज़्यादा हीट किया तो इट विल बिकेम एन आयन। सो इन अ सफिशेंटली हीटेड गैस आयनाइजेशन हैपन्स मैनी टाइम्स, वो इतनी ज़्यादा दफ़ा तकरीबन 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास अ मिक्सचर ऑफ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। दिस आयनाइज्ड गैस मिक्सचर विच कंसिस्ट ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूट्रल एटम्स, क्योंकि लाजमी नहीं है कि तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं वो आयनाइज्ड हो जाएं। यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ आयंस भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, चार्ज भी होंगे एंड न्यूट्रल एटम्स भी होंगे। इस पूरे मिक्सचर को कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, so it's attained at very high temperature, so it is a very distinct state of matter which consists a significant number of electrically charged particles, a number of sufficient to affect its electrical properties and behavior। तो ये बहुत ज़्यादा हाई चार्ज एरिया बन जाता है जिसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ आयंस बढ़ जाते हैं एंड इसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ इन्हेंस हो जाती हैं। तो इस तरह से आपके पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है इट इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू अ प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, अब जिस तरह मैंने बताया कि ज़मीन के ऊपर जो प्लाज्मा हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें मैन मेड फॉर्म में। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लाज्मा, एक है आपके पास नेचुरल और एक है आपके पास आर्टिफिशियल। ठीक है, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लाज्मा। तो ये पेपर में ना 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं प्लाज्मा में से, दैट इज़ व्हाट इज़ प्लाज्मा, हाउ इट इज़ फॉर्म, या व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ प्लाज्मा, व्हाट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा, व्हाट इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा। इस तरह से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं प्लाज्मा से रिलेटेड। तो ये पूरे का पूरा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके तमाम के तमाम टॉपिक्स अभी मैंने बताया कि प्लाज्मा क्या है वो आपको पता होना चाहिए और ये कैसे प्रोड्यूस्ड होता है वो आपको पता होना चाहिए विद द डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी कैटेगरीज कि देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ प्लाज्मा, एक है आर्टिफिशियल और एक है आपके पास नेचुरल। आर्टिफिशियल प्लाज्मा को कैसे क्रिएट किया जा सकता है? आर्टिफिशियल प्लाज्मा कैन बी क्रिएटेड बाय आयनाइजेशन ऑफ द गैस, जैसे नियॉन साइंस में क्रिएट करते हैं। प्लाज्मा एट लो टेम्परेचर इज़ हार्ड टू मेंटेन बिकॉज आउटसाइड अ वैक्यूम लो टेम्परेचर प्लाज्मा रिएक्ट्स रैपिडली विद एनी मॉलिक्यूल इट इनकाउंटर। तो हमें इसको वैक्यूम में ही मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि नियॉन साइंस, ये ट्यूबलाइट्स हो गई, एलईडी बल्ब्स वगैरह हो गए, इन तमाम के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है और उस वैक्यूम के अंदर लो टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है उस पर वो प्लाज्मा अटेन हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो अगर टूटेगी, बल्ब टूटेगा, लाइट टूटेगी, तो क्या होगा कि वो एटम आइंस जो हैं वो फ़ौरन से एयर मॉलिक्यूल्स के साथ इनकाउंटर करके रिएक्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से दिस एस्पेक्ट मेक दिस मटेरियल बोथ वेरी यूज़फुल एंड हार्ड टू यूज़। यूज़फुल भी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, बट इट इज़ वेरी हार्ड टू यूज़। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? आर्टिफिशियल प्लाज्मा। नेचुरल प्लाज्मा क्या है? नेचुरल प्लाज्मा वो है विच एग्जिस्ट ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर, जैसे लावा वगैरह है या सन का टेम्परेचर है या यूनिवर्स का टेम्परेचर है, वेरी हाई टेम्परेचर। तो नेचुरल वेरी हाई टेम्परेचर पे अटेन होता है, जबकि आर्टिफिशियल प्लाज्मा लो टेम्परेचर पे वैक्यूम पे हो जाता है। इसके अलावा नेचुरल प्लाज्मा ऑन द अदर हैंड डू नॉट ब्रेक डाउन और रिएक्ट रैपिडली, क्योंकि ये होता ही बहुत हॉट है, इसके लिए कम से कम टेम्परेचर है 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चूँकि ये अटेन ही बहुत हाई टेम्परेचर पे है, तो इसमें इतनी एनर्जी है कि कोई भी मटेरियल जो उसे टच करेगा वो वेपराइज्ड हो जाएगा, इसलिए नॉर्मली ये अपने आप को सस्टेन करता है और ये ब्रेक डाउन और रिएक्ट आसानी से नहीं करता। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बिटवीन द नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल प्लाज्मा। नेचुरल प्लाज्मा हाई टेम्परेचर पे अटेन होता है और वो रिएक्ट नहीं करता, स्टेबल होता है, जबकि आर्टिफिशियल, ये नेचुरल था। आर्टिफिशियल प्लाज्मा लो टेम्परेचर इन वैक्यूम पे अटेन होता है एंड इट रिएक्ट्स वेरी रैपिडली व्हेन इनकाउंटर विद अनदर मॉलिक्यूल। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा, के प्लाज्मा के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये 2 पॉइंट हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा के, और ये 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा।
फर्स्ट देखें इसमें क्या है, अ प्लाज्मा मस्ट हैव अ सफिशिएंट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स सो एज अ होल इट एग्जिबिट अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ़ आइंस भी हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो ओवरऑल इसमें नंबर ऑफ़ चार्ज पार्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं। अब चूँकि इसमें चार्जेस मौजूद हैं, तो जो भी चार्ज पार्टिकल्स होती हैं वो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड दोनों में अच्छा रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब जब चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं इन अ प्लाज्मा स्टेट, तो इट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विद इन द प्लाज्मा डेंसिटी। ठीक है, ये अपने इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं जो प्लाज्मा डेंसिटी क्रिएट करती है। इट रेफर टू द डेंसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। प्लाज्मा डेंसिटी क्या है, जितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होंगे उतनी ही प्लाज्मा डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। सो दिस कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरेक्शन मेक प्लाज्मा अ यूनिक, फैसिनेटिंग एंड द कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये क्या है, आपके पास लार्ज चार्ज पार्टिकल्स की स्टेट है एंड द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब ये चार्जेस मूव करेंगे तो वो अपने इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे विच रेफर्स टू द प्लाज्मा डेंसिटी। प्लाज्मा डेंसिटी क्या है, इट इज़ द डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। उसके बाद सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स की क्या है, पहला तो हो गया कि नंबर ऑफ चार्जेस हैं और सब कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दूसरा क्या है, ऑल्दो इट इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आइंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट अगर हम मैक्रोस्कोपिकली देखें तो ये न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है, कि जितने नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्ज अवेलेबल हैं, जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, उतने ही आपके पास नंबर ऑफ़ आइंस भी अवेलेबल होते हैं। So the number of electrons and the number of ions, they are equal, so it is macroscopically neutral. Number of charges equal हैं, so it is macroscopically neutral compound. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वेयर इज़ प्लाज्मा फाउंड। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वेयर इज़ प्लाज्मा फाउंड। ये मैंने आपको जैसे बताया भी है कि यूनिवर्स में, कि हमारे इर्द गिर्द जो विजिबल यूनिवर्स है उसका 99% प्लाज्मा है। सो entire universe is almost of plasma. It existed before any other form of matter came into being. मतलब solid, liquid, gas से पहले plasma state थी. So plasma are found everywhere from sun to quarks, the smallest particles in the universe. जो सबसे स्मॉल पार्टिकल्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस चीज़ से मिलके बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, दे आर मेड अप ऑफ क्वार्ट्स। सो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो यूनिवर्स में है वो क्वार्ट्स हैं। तो क्वार्ट्स से लेकर सन तक, उससे भी ऊंचा, वो तमाम के तमाम प्लाज्मा है। As stated earlier, plasma is the most abundant form of matter in the universe. It is the stuff of stars. Star इससे मिलके बनते हैं. A majority of the matter in interstellar space is plasma. All the stars that shine are plasma. The sun is 1.5 million kilometer ball of plasma heated by nuclear fusion. तो क्या है, हमारी जितनी भी विजिबल यूनिवर्स है वो प्लाज्मा से मिलके बनी होती है। क्वार्ट्ज से लेकर सन तक सब में प्लाज्मा मौजूद है। जो भी चीज़ शाइन कर रही है, इसमें से लाइट इमिट हो रही है, वो एक्चुअली प्लाज्मा है। जबकि हमारी अर्थ पे अगर देखें तो उसमें फ्यू लिमिटेड प्लेसेस हैं, लाइक लाइटनिंग बोल्ट्स, फ्लेम, एरोरोज, फ्लोरेसेंट लाइट्स, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह, जहाँ पे के ये प्लाज्मा मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट द लास्ट टॉपिक, इट इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा। कि ये जो प्लाज्मा मौजूद है ज़मीन पे, मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, इसको हम कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। So plasma, it has numerous important technological application. It is present in many devices. It helps us to understand much of the universe around us. क्योंकि यूनिवर्स इससे मिलके बनी हुई है, तो हमें ये यूनिवर्स की प्रॉपर्टीज़, यूनिवर्स की कंपोजिशन को समझने में हेल्प करता है। Because plasma are conductive response to electric and magnetic fields and can be efficient source of radiation, so they can be used in innumerable applications where such control is needed or when special sources of energy or radiations are required. अब चूँकि ये कंडक्टिव हैं, कंडक्टिव किस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हैं और मैग्नेटिक फील्ड में भी हैं, तो बहुत सारी हमारी ऐसी एप्लियंसेस हैं जहाँ पे कि इनको यूज़ किया जाता है रेडिएशंस के तौर पे भी और कंडक्टिव इफ़ेक्ट्स के तौर पे भी। तो फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन है फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स।
ये जो आजकल आप एनर्जी सेवर्स के नाम से देखते हो कि कम लाइट जो यूज़ करते हैं, एनर्जी सेविंग बल्ब होते हैं, they are fluorescent light bulbs. They are not like the regular light bulbs. Inside the long tube is a gas. अब देखिए ना, आपके पास एक coiled ट्यूब होती है जिसमें गैस फिल्ड है। ये आपके पास देखें इस तरह का बल्ब होता है, यूँ करके ये एनर्जी सेवर। तो ये एक ट्यूब है, एक्चुअली ये coiled ट्यूब है और इसके अंदर गैस फिल्ड है। When the light is turned on, the electricity flow through the tube. This electricity acts as a special energy in charge of the gas. This charging and excitation of the atom creates a glowing plasma inside the bulb. तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें एक्साइट होते हैं, दे गेट आयनाइज्ड और प्लाज्मा प्रोड्यूस्ड होता है और प्लाज्मा ग्लो करता है जिससे आपकी लाइट प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, तो यह थी फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन इज़ इन नियॉन साइंस। Neon signs, they are the glass tubes which are filled with a gas. When they are turned on, the electricity flow through the tube. The electricity charge the gas, probably neon. चूँकि इन्हें नियॉन साइंस कहते हैं तो एक्चुअली नियॉन गैस ही फिलअप हुई हुई होती है जो उसको चार्ज अप करती है। द प्लाज्मा ग्लो विद अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ गैस इज इनसाइड। ये अक्सर आपने एडवर्टीजमेंट के लिए देखा होगा कि बाहर शॉप्स पे या प्लाज़ों के ऊपर रेड कलर की, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की लाइटिंग से डिफरेंट एडवर्टाइजिंग साइंस बने होते हैं। दीज आर नियॉन साइंस। उसमें डिफरेंट टाइप की गैस फिलअप की जाती है जो डिफरेंट फ्लो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो प्लाज्मा, नियॉन साइंस प्लाज्मा के एग्जांपल हैं। फिर दे फाउंड एप्लीकेशन इन द प्रोसेसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स, स्टेरिलाइजेशन ऑफ सम मेडिकल projects, lamps, laser, diamond coating films, high power microwave source and the pulse power switches। ये तमाम की तमाम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसमें कंडक्टिव इफेक्ट की वजह से प्लाज्मा यूज़ हो रहा है। फिर है they also provide the foundation for important potential applications such as generation of electrical energy from fusion, pollution control and the removal of hazardous chemicals। तो वहाँ पे भी पोल्यूशन कंट्रोल वगैरह और उन सब के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसके एप्लीकेशन है प्लाज्मा लाइट अप द ऑफिसेज, होम्स, मेकर कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वर्क। दे derive lasers and particle accelerator help to clean up the environment, pasteurize food and make tool corrosion resistant। तो ये तमाम की तमाम एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा में आ जाता है। So this is all about the plasma, which is the fourth state of matter, and this is all about the third chapter of your book, that is the gases। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में कहीं किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आया हो, कोई बात हो, देन यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, कोई बात क्लियर ना हुई हो लेकिन यू कैन फील ईजी टू आस्क। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस बुक का, which is solid and liquids। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह।